हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त जयमीन रावल, और आज हम एक बहुत ही खास पॉडकास्ट लेके आए हैं, हाउ टू स्टार्ट योर करियर इन योर आईटी फील्ड। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक आईटी फील्ड के बहुत ही एक्सपर्ट हमारे विजय सर, जिनको बहुत ही साल का एक्सपीरियंस है एआईएमएल डेवऑप्स जैसे फील्ड के अंदर। तो हेलो विजय सर, वेलकम टू अवर इन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का हम पॉडकास्ट। तो विजय सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि किसी को अगर अपना करियर आईटी फील्ड के अंदर स्टार्ट करना है, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? नहीं, पर उसके लिए मतलब कौन सा बंदा मतलब क्या कैटेगरी से स्टार्ट कर रहा है। मतलब कोई फ्रेशर है तो फ्रेशर को उसके लिए मतलब अलग से रोड मैप होना चाहिए। और कोई बंदा ऑलरेडी आईटी फील्ड में है, मतलब कि कोई फील्ड में काम कर रहा है, मतलब कोई एक्सपीरियंस है, मतलब फ्रेशर मतलब 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, उसके लिए मतलब क्या कैरियर होना चाहिए। तो पहले वो सिचुएशन से पहले डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऑलरेडी जॉब करते हैं और कोई ऐसे फील्ड में होते हैं तो उनको फील्ड स्विच करना मतलब स्वैप करना है। मतलब जैसे कि डेवलपर में होते हैं तो उनको लगता है कि मुझे मतलब ये मैं इसके लिए राइट नहीं बना, मुझे टेस्टिंग में जाना है, तो उसके हिसाब से उसको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और कोई टेस्टिंग वाला बंदा है, उसको लगता है कि भाई बहुत हो गया मैनुअल टेस्टिंग, मुझे ऑटोमेशन टेस्टिंग में जाना है, या तो डेवऑप्स में जाना है, या तो क्लाउड के साइड जाना है। तो इसके हिसाब से उसको वहाँ पे वो फील्ड के हिसाब से उसको डिसीजन लेना पड़ेगा। फ्रेशर की साइड अगर आप जाओ तो स्टूडेंट के लेवल के स्टूडेंट को पहले वो डिफाइन करना पड़ेगा कि उसका इंटरेस्ट क्या है, मतलब कि कौन से इंटरेस्ट पे इसको अपना करियर बनाना है। कि ज़्यादातर स्टूडेंट वो डिसीजन नहीं ले पाते कि मुझे कहाँ जाना है, मतलब उसको थोड़ा बहुत वो लेवल का डिसीजन लेना पड़ेगा। और दूसरा कि स्टूडेंट के साइड ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रहता कि वो हर चीज़ में एक्सपर्ट रहे। तो उसको पहले वो चीज़ देखनी पड़ेगी कि मुझे इंटरेस्ट कहाँ है, और वो इंटरेस्ट के सामने वो फील्ड के सामने वो फंडामेंटल नॉलेज इंक्रीज करे। तो टेक्निकल साइड तो वो कर सकता है, पर पहले उसके सारे कंसेप्ट क्लियर होनी ज़रूरी है। तो इसके लिए अलग अलग कंसेप्ट हो सकते हैं, बट हाँ फंडामेंटल उसको अपने को डिसीजन लेना पड़ेगा कहाँ पे कौन सी लाइन पे जाना है, और उसके हिसाब से वो रोड मैप डिसीजन ले सकता है। ओके, आपके हिसाब से पहले स्टूडेंट को अपना डोमेन सिलेक्ट करना है उसके इंटरेस्ट के हिसाब से। ओके, हाँ, तो करेक्ट। जैसे कि कोई स्टूडेंट को अगर एआईएमएल में जाना है, या डेवऑप्स के अंदर जाना है, या साइबर सिक्योरिटी और कोई और फील्ड के अंदर जाना है, तो उसके पास कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए? देखो अभी एआई की बात करें तो एआई में बहुत सारे ऑप्शंस भी है एआई की साइड। और उसके साइड आप देख सकते हो कि जेन एआई, मशीन लर्निंग, और उसके रिलेवेंट बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। जैसे कि भाई जो चैटबॉट साइड रहते तो उसमें वो फील्ड में आप काम कर सकते हो। बट ये सारी चीज़ें मतलब जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपका एक्चुअल एआई काम कैसे कर रहा है। मतलब कि आपको फंडामेंटल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मतलब भाई एआई का मतलब जो आंसर आपको देता है, चैट जीपीटी को आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो वो आपको आंसर देता है। तो चैट जीपीटी वो आंसर कैसे देता है वो बहुत मैटर करता है। जैसे कि बहुत सारे मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे, इवन बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस पीपल भी देखे, तो वो क्या करते हैं कि चैट जीपीटी को क्वेश्चन पूछा, को पायलट को क्वेश्चन पूछा, तो उसने कोड उसको आपको कोड दे दिया, तो वो कोड उसने कॉपी किया और रन कर दिया। वो उसको लॉजिक पता ही नहीं है कि चैट जीपीटी ये आपका आंसर फेस कैसे करता है। मतलब वो फ्रेस जो करता है वो बनाता है आपको आंसर। तो वो एक्चुअली आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप यूज़र नहीं हो, आपको इंजीनियर हो, मतलब आप क्रिएटर हो, तो आपको उसके हिसाब से आपका नॉलेज बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो पहले आप ये समझो कि एआई एक्चुअल में काम कैसे करता है। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट को ऐसा लगता है मुझे टूल यूज़ करना आ गया मतलब मुझे एआई में एक्सपर्ट हो गया। तो एक गलत माइंडसेट है। टूल यूज़ करना वो यूज़र का काम होता है। इंजीनियर का काम वो है कि वो टूल यूज़ बनता कैसे है, वो आपको आंसर कैसे करता है, और उसके बिहाइंड द लॉजिक मतलब कि वो इम्पोर्टेंट वो जानना ज़रूरी है। सो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको वो फील्ड में काम करना है एआई एमएल के, तो उसका कंसेप्ट फंडामेंटल नॉलेज बहुत जानना ज़रूरी है। जैसे कि एलएलएम मॉडल है, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल थोड़ा डीप में समझो कि ये काम कैसे करता है, सारी इंफॉर्मेशन को गैदर कैसे करता है, कौन से अल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं, और ये इंफॉर्मेशन को आपको प्रेजेंट कैसे करता है। तो ये अगर आप जानते हो तो आपके लिए बहुत इजी होगा कि आगे के टूल को यूज़ करना है। क्योंकि आप लोग ही टूल बनाते हो और यूज़र यूज़ करता है। अगर आप खुद ही यूज़र बन जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये काम कैसे करता है, इंटरनली कैसे काम करता है, तो और कैसे वो आपको फेस करके आंसर देता है।
आई होप ओके ये मैं तो राइट आंसर दिया है। नहीं नहीं, आपने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। तो अभी मेरा सवाल ये है कि अभी के टाइम में जो है एआई आ गया है, तो अभी बिगिनर्स के लिए इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सी चुनौतियां होगी जो उसके अगर जॉब लेनी है या अगर अच्छी जॉब के अंदर काम करना है तो। ये बहुत ही आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिगिनर्स मतलब जो फ्रेशर लेवल है उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि एआई बहुत सारी जॉब्स खा जाएगा। ये प्रैक्टिकल है, यस। एआई जॉब्स खा जाएगा, वो बहुत क्लियर है, मतलब उसके लिए हम पीछे नहीं जा सकते, ये बहुत राइट स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आपके पास स्किल सेट है, अगर आपको पता है कि कहाँ पे क्या सीखना है और मुझे कहाँ पे क्या नॉलेज इंक्रीज करना है। देखो, अगर आप आईटी फील्ड में हो और आप ऐसा मानते हो कि मैंने इतना सीख लिया और मैं लाइफ टाइम जॉब करूँगा, तो ये बहुत ही गलत माइंडसेट है। आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ेगा ये फील्ड के अंदर। जब भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, जब भी नए कंसेप्ट आते हैं, आपको सीखने पड़ेंगे और अप टू डेट रहना पड़ेगा, क्योंकि यही एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि ज़्यादातर कंपनी जो पुराने एम्प्लॉय को, जो एम्प्लॉय अपडेट नहीं होते, उनके पास वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखती, इसलिए वो नए एम्प्लॉय को हायर करती है। अगर पुराने एम्प्लॉय जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल करते हैं, तो नए एम्प्लॉय लेना बंद कर देगी। तो अभी आप देखोगे तो नए लास्ट 2-3 साल से नया हायरिंग मतलब बहुत कम हो गया है। तो कंपनी क्या कर रही है, अभी सिलेक्टिव लोगों को ही ले रही है। सिलेक्टिव मतलब उसको जो टेक्नोलॉजी साइड एक्सपर्ट्स चाहिए ना, वो लोग वही ढूंढ रहे हैं। तो अपने को ध्यान रखना है कि मुझे क्या सीखना है, और जो सीखो उसको आप प्रॉपर सीखो। थोड़ा थोड़ा मत करो, आप जो भी करो उसके डेप में समझो, उसके फंडामेंटल समझो, उसके कंसेप्ट समझो, उसकी सिंटेक्स समझो, उसके बाद आपका लॉजिक प्रिपरेशन स्टार्ट करो। तो अगर आपको पूरा स्ट्रक्चर पता होगा तो आप सामने वाले को कन्विंस कर सकोगे कि भाई मुझे ये पूरा डीप में नॉलेज है। और एक बहुत क्लियर वो चीज़ है कि पहले सीखने के लिए एक बॉटल नेक्स थी कि भाई मुझे कोई मुझे सिखाए, कहीं भी मैं जाके कोई क्लासेस करूँ। अभी मतलब आज की तारीख में ऐसा कोई बॉटल नेक्स नहीं है। आप गूगल करो, 100 चीज़ें मिल जाएगी, 1000 लोग सिखाने के लिए मिल जाएंगे। तो रिसोर्सेज तो अवेलेबल है, तो आप किसके लिए वेट कर रहे हो? आप जस्ट स्टार्ट करो, मेक योर हैंड डर्टी, सिंपल। अगर आप अपने हाथ डर्टी करोगे तो ही आपको इंक्रीज होगा आपका नॉलेज। ओके, आपने जैसे कि बात की सबसे पहले अपनी स्किल्स बिल्ड कीजिए, उसका करेक्ट। मतलब यही हुआ। तो जैसे कि मैंने अभी बहुत कुछ सीख लिया है आईटी फील्ड के अंदर, और अभी मुझे पहली जॉब पानी है, तो मैं उसके लिए रेज्यूमे कैसे बिल्ड कर सकता हूँ। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रिज्यूम साइड भी क्योंकि इम्पोर्टेंट कि आपके रिज्यूम में क्या लिखना चाहिए। देखो, ये यस। बेसिक है। आपको रिज्यूम साइड ऐसा समझो कि अगर आप खुद किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, रिज्यूम बिल्ड करने की सबसे बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप खुद को इंटरव्यूअर बना दो और अपना रिज्यूम पढ़ के आप इंटरव्यू लेना चालू करो। अगर आपको लगता है आप वो इंटरेस्ट ले सकते हो सामने वाले के रिज्यूम के अंदर, आपको लगता है कि जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है आपने रिज्यूम में डाली हुई है, तो ये पहला मतलब आपका रिव्यू हो गया। उसके बाद आप देखो कि आपने जो टेक्निकल डिटेल्स लिखी है, आपने क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, क्या टेक्नोलॉजी पे काम किया है, आपका नॉलेज कौन सी स्किल पे है। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप इम्पोर्टेंस पार्ट पहले लिखो कि मेरे पास ये स्किल की नॉलेज है और ये चीज़ मुझे आती है, क्योंकि सामने वाला बंदा आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन उस पर नहीं जाएगा, उसको ये देखना है कि आपको क्या आता है। तो मेक श्योर कि आप वही इंफॉर्मेशन ज़्यादा हाईलाइट करो कि आपको एक्चुअल में क्या आता है, और आप उसके रिलेवेंट इंफॉर्मेशन पहले हाईलाइट करो। उसके बाद आपके प्रोजेक्ट डिटेल्स डालो कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लिखे किए। देखो, प्रोजेक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इनफ है, बट वो इंटरेस्ट वहाँ पे लेंगे कि आपने वो प्रोजेक्ट में आपका रोल क्या था। मतलब कि देखो कि एक प्रोजेक्ट में 5 लोगों ने काम किया था, 3 लोगों ने काम किया था, उसमें आपने पर्सनली क्या किया था और वो प्रोजेक्ट के साथ आपने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की थी। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। रादर देन आप पर्सनल इंफॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, आप टेक्निकल और आपके स्किल सेट पे फोकस कीजिए। ओके, आपने अभी प्रोजेक्ट की बात की, एक प्रोजेक्ट आप जितने बना सकते हो उतने बनाइए और उसको मेंशन कीजिए अपने रेज्यूमे के अंदर। तो आईटी फील्ड के अंदर जो है इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट कितने जरूरी होते हैं हमें एक जॉब पाने के लिए, वो आप थोड़ा डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। नॉर्मली एवरी जो मतलब आपकी कॉलेज होती है वो फोर्स करती है आपको कि कंपनी इंटर्नशिप आप करो। तो ये एक्चुअल में वो रीज़न इसलिए था कि आपको रियल टाइम पता चले कि एक्चुअल में काम कैसे होता है, क्या प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है,
और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी रियल टाइम यूज़ होती है। तो ये बहुत एक्चुअल में सही में मतलब बेस्ट वे है। अगर आप जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करोगे, जितने ज़्यादा इंटर्नशिप प्रोजेक्ट करोगे, जितना डेप में इंटर्नशिप प्रोजेक्ट करोगे, तो आपकी जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। और ये एक्चुअल में आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आपको मैक्सिमम प्रोजेक्ट करने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप ट्राई करो। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप इंटर्न जब ट्राई करो तो आपका एक फोकस होना चाहिए कि कहीं पे भी आप पेड प्रोजेक्ट पे ना जाओ। देखो पेड प्रोजेक्ट में लोग क्या करते हैं कि सोर्स को रेडी ले लेते हैं कहीं से भी सेटिंग करके, और सीखना कुछ नहीं होता। उससे बेटर है कि कहीं पे आप ट्राई करो, आप खुद टाइम स्पेंड करो, और टाइम कंपनी के अंदर जाओ, कंपनी के दूसरे सीनियर एम्प्लॉय से बात करो, उसके साथ मतलब आप समझने की कोशिश करो कि लोग उनकी डे टू डे एक्टिविटी क्या है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप जब रेडी हो जाओगे, डिग्री होल्डर आप जब रेडी हो जाओगे, तब आपका फ़ायदा क्या रहता है कि आपको जॉब जब मिलती है, फर्स्ट जॉब, उस टाइम ये सारी चीज़ों के लिए आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। ये सबसे बेस्ट बेनिफिट है। ओके। और आप जैसे कि आईटी फील्ड के अंदर बहुत सालों का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप क्या बता सकते हैं कि अगर मैं एक बिगिनर हूँ और मुझे अभी जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो मुझे इंटरव्यू में किस प्रकार के जो है सवाल पूछे जाएंगे, किस प्रकार वो क्वेश्चन हमें करेंगे, तो उनके लिए तैयारी कैसे करें? बिगिनर्स के लिए बेसिकली मेजरली कंपनीज एप्टीट्यूड टेस्ट लेती है। आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स थोड़ा स्ट्रांग होना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर बिगनर्स में वो ज़्यादा लोग होते हैं, मतलब क्वांटिटी लोग होते हैं, मतलब एक दो होते नहीं, क्योंकि अप्लाई ज़्यादा लोग करते हैं। इवन जो कॉलेज प्लेसमेंट होता है उसमें भी वो लोग पहले एप्टीट्यूड और रीजनिंग लेते हैं। तो आपका वो रीजनिंग एक स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वो आपके रिज्यूम पे जाएंगे, तो आपको रिज्यूम पे जो स्किल आपने लिखी है वो स्किल आपको आनी चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने जावा लिखा है तो जावा आपको आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सब कुछ लिख देते हैं, उनको लगता है हम अपना इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। आपको जो आता है वही लिखो, और उसके रिलेवेंट, देखो आप फ्रेशर हो तो एक्सपेक्टेशन हाई लेवल नहीं है, उसके रिलेवेंट आपके फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। और नेक्स्ट लेवल, अगर आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, उसके बाद वो लॉजिकल क्वेश्चन पूछेंगे कि जैसे कि भाई मुझे ऐसा प्रोग्राम बनाना है, तो आप कैसे करोगे। तब शायद आप वो प्रोग्राम अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे और आपने गलत सिंटेक्स लिखा, तो इंटरव्यूअर उसको इग्नोर करेगा, चलेगा उसको, पर वो क्या देखेगा कि आपका लॉजिक कितना परफेक्ट है। देखो सिंटेक्स आप सॉल्व कर सकते हो, वो फिक्स है, पर इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपका जो लॉजिक है, जो आपने वो लॉजिक कैसे क्रिएट किया, क्योंकि लॉजिक हर लैंग्वेज में कॉमन रहता है। आप जावा लिखो, सी लिखो, C++ लिखो, .NET लिखो, कोई भी लैंग्वेज लिखो, लॉजिक सबके कॉन्सेप्ट में क्लियर कॉमन ही रहता है। इसलिए लॉजिक आपको इम्पोर्टेंट है, सीखना है। और लॉजिक सीखने को नहीं मिलेगा, जितने ज़्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा लॉजिक डेवलप होगा। सिंपल है, लॉजिक कोई सिखाता नहीं है। आपको जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जितने ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उतना आपका लॉजिक अच्छा होगा। तो बेसिकली आपको पहले एप्टीट्यूड पे ध्यान देना है, फिर आपको ध्यान देना है कंसेप्ट पे, फंडामेंटल कंसेप्ट पे, उसके बाद आप लॉजिक पे जाना है। तो ये तीन चीज़ें मैटर करती है फ्रेशर इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। ओके, आपका मतलब मीन्स के अगर आपके पास टेक्निकल स्किल थोड़ी कम है तो चलेगा, लेकिन आप पूरे के पूरे नेचर लॉजिकल होने चाहिए, तो नहीं, आप ऐसा ऐसा क्लियर तो नहीं कर सकते। टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो कम है चलेगा, टेक्निकल नॉलेज तो इक्वली ज़रूरी है। जैसे कि आपने स्टडी किया जावा, जैसे आपने स्टडी किया सी, जैसे आपने स्टडी किया पाइथन, तो उसका जो फंडामेंटल नॉलेज, फंडामेंटल मतलब बेसिक नॉलेज, एडवांस की बात नहीं है, मतलब टेक्निकल पर बेसिक नॉलेज, जिसके लिए आप किसी और के लिए डिपेंडेंसी नहीं हो सकती। जैसे कि मुझे आपको बोला कि आपको प्रोजेक्ट बनाना है पाइथन के अंदर, तो आप मुझे आके ऐसा बोलोगे सर मैं प्रोजेक्ट पाइथन इंस्टॉल कैसे करूँ, तो मतलब वो ख़त्म हो गया। मतलब कि मतलब आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करें। तो ऐसे बेसिक टेक्निकल नॉलेज तो आपको होनी बहुत ज़रूरी है। ओके। तो क्या मुझे आईटी फील्ड के अंदर करियर स्टार्ट करने के लिए डिग्री जरूरी है, या फिर मैं ऑनलाइन लर्निंग से भी काम चला सकता हूँ? नहीं, मतलब ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं हाफ डिग्री करके, जैसे कि बैचलर डिग्री करके जॉब ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, पर वो ये आगे जाके प्रॉब्लम करता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी का क्राइटेरिया रहता है कि आपको मिनिमम मास्टर डिग्री होनी ज़रूरी है। तो कुछ ग्रोथ के लिए आपको मास्टर डिग्री होना मैंडेटरी है। तो मतलब बेसिकली डिग्री विथाउट डिग्री पॉसिबल नहीं है, ज़्यादातर मेजरली बड़ी कंपनी कोई जॉब नहीं देगी विथाउट डिग्री। तो डिग्री होनी बहुत मैटर करता है, तो वो तो ज़रूरी है। आपको 5 साल का जो डिग्री कोर्स रहता है तो मैटर करता ही है, आपको चाहिए।
उसके साथ अगर आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स करते हो मतलब जो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा और वो आपको एड ऑन का काम करेगा। ओके। तो अभी आपने एएमएल की जो हमने आपने बात की कि उसके अंदर अपना फ्यूचर कैसे बना सकते हैं, तो अभी क्या आप बता सकते हैं डेवऑप्स या मैं क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर अपना हमारा करियर जो मैं कैसे बिल्ड कर सकता हूँ और वहां से कौन सी टेक्नोलॉजी मुझे सीखनी चाहिए? DevOps एक ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, बट ये टेक्नोलॉजी नहीं है, एक मेथोडोलॉजी है। ठीक है, तो मेथोडोलॉजी और टेक्नोलॉजी में डिफरेंस है, क्योंकि DevOps के साइड कोई टेक्नोलॉजी यहाँ पे चेंजेस नहीं है, एक मेथोडोलॉजी मतलब वे ऑफ वर्किंग चेंज है। बट DevOps मेजरली जब भी कंसेप्ट पिक्चर में आया तब थोड़ा क्लाउड ज़्यादा था, और क्लाउड के साथ उसका DevOps के जो टूल्स है वो इंटीग्रेशन ईजिली काम करते हैं। तो DevOps का जो एक्चुअल यूज़ केस जब मतलब प्रैक्टिकली काम में आया तब क्लाउड के साथ दूसरे सिनेरियोस यहाँ पे पिक्चर में आए, और DevOps का मतलब ज़्यादा उपयोग होना शुरू हुआ। DevOps एक रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करता है, आपका डिप्लॉयमेंट के साइड, आपका टेस्टिंग के साइड, आपका डेवलपमेंट साइड। तो DevOps का काम क्या है कि पूरा साइकिल जो रहता है डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो वहाँ से वो इन्वॉल्व होता है, पूरा डिप्लॉयमेंट तक रहता है। और DevOps बहुत बड़ा है मतलब, बट DevOps के साइड अगर आपको कैरियर बनाना है तो एक राइट जगह है, वहाँ पे आपको सीखने को बहुत मिलेगा। डेवऑप्स के साइड अगर आपको बनाना है कैरियर तो आपको थोड़ा क्लाउड का नॉलेज होना ज़रूरी है। क्लाउड्स कौन से हैं, उसमें कंसेप्ट क्या रहते हैं, क्लाउड में इंस्टेंस कैसे बनाते हैं, और क्लाउड रिलेटेड दूसरी सर्विसेज कौन कौन सी है, जैसे कि AWS है, GCP है, एज्योर है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसका अलावा डेवऑप्स में एक कोर पार्ट है वो आपका लिनक्स की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है डेवऑप्स के लिए। अगर लिनक्स आपको पता है, क्लाउड आपको पता है, उसके बाद आपका रहता है कि CI/CD टूल्स। तो CI/CD टूल्स क्या है, तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन टूल्स क्या है, तो यहाँ पे गिट रहता है, फिर कुछ और रिपोजिटरीज रहती है, रिपोजिटरी सर्विसेज जैसे गिट हब है, गिट लैब है, गैरिट है, बिट बकेट है। तो ये सारी टूल्स आपको पता होनी चाहिए। बैकग्राउंड के अंदर गिट काम कैसे करता है, कोड कमिट कैसे करते हैं, तो गिट का वर्क फ्लो आपको पता होना चाहिए। और उसके साथ कुछ इंटीग्रेशन टूल जैसे कि जेंकिन्स है, गिट लैब है, और गिटहब एक्शन है, तो ये सारे इंटीग्रेशन टूल्स है, वो भी आपको पता होने चाहिए। और उसके बाद रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। तो ये क्या है, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए मतलब टूल्स हैं, टेराफॉर्म है, क्लाउड फॉर्मेशन है, आंसिबल है, सैप है, पपेट है, ये सारे टूल्स है। तो डेवऑप्स साइड सीखने को बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे कोडिंग थोड़ा कम होता है, इंटीग्रेशन ज़्यादा होता है, तो मतलब टूल इंटीग्रेशंस यहाँ पे बेसिकली मेजर रोल करते हैं। बट हाँ, यहाँ पे आपको एंड टू एंड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। ओके ओके, थैंक यू सर, आपने इस सवाल का बहुत ही एक अच्छा आंसर दिया जो कि हमारे ऑडियंस को बहुत ही काम आएगा। मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि इस फील्ड के अंदर अपनी स्किल्स को कैसे अपडेट रखें और आईटी इंडस्ट्री के अंदर आने वाले नए ट्रेंड्स को कैसे फॉलो करें? देखो, आप है ना हमेशा याद रखो कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट ट्रेंडिंग जो डिटेल्स है आप पहले रीड करना शुरू करो, ऐसी चीज़ें फॉलो करो कि जहाँ से आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिले। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, बहुत सारे मीडियम्स ब्लॉग है, बहुत सारे अदर ब्लॉग्स भी है, तो यहाँ से आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखो। ऑफिशियल पेजेस भी देखो, क्योंकि वो लोग भी ऑफिशियल पेजेस पब्लिश करते हैं, AWS वाले हैं, एज्योर वाले हैं, तो ये सारी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेटेड रहेंगे। जब भी कुछ नया आए आप ट्राई करो, समझने की कोशिश करो। और देखो, सबसे बड़ी चीज़ है, आप जो काम करो उसको दिल से काम करो। देखो, आप कुछ नया करो। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, मेरी एक टिप्स है सारे स्टूडेंट के लिए, आप हमेशा डेली एक चीज़ खाली लर्न करने की कोशिश करिए। एक नया चीज़ आप डेली लर्न करोगे तो आपको डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। जस्ट ये मेंटालिटी रखिए, आज एक कमांड नया सीखे, कल कुछ और नया सीखे, परसों कुछ और नया सीखे, तो डेली कुछ नया सीखो, छोटा वाला भी चलेगा, लेकिन आप डेली कुछ नया सीखो एवरी डे। तो अगर ऐसा बंच करोगे तो एक दिन ऐसा रहेगा कि आपके पास सारा इंफॉर्मेशन गैदर हो जाएगा। तो हैबिट ये रखोगे कुछ ना कुछ नया सीखो, तो रेगुलर अपडेट रहोगे आप। ओके, मतलब कि हमें डेली टू डेली अपडेटेड रहना है और कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट। यस, करेक्ट। ओके। तो आपके हिसाब से आपकी इस पॉडकास्ट के लास्ट टिप्स कौन सी रहेगी हमारे जो ऑडियंस के लिए, इस आईटी फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए आपके पास कोई एक लास्ट टिप्स है जो कि आप देना चाहेंगे? देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि आईटी फील्ड मतलब बहुत वास्ट, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि सैलरी क्या रहती है। तो मुझे पर्सनली सबको सजेस्ट करना है कि आईटी फील्ड में सबसे अच्छी सैलरी मिलती है। जॉब, इसमें जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, ये बेनिफिट नॉर्मली दूसरे
प्रोफेशनल जॉब में नहीं मिलते, सबसे अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। एनवायरनमेंट, वर्क कल्चर बहुत अच्छा होता है। अगर आप बेस्ट कंपनी में जाओगे तो अपॉर्चुनिटी बहुत रहती है। हाँ, बट आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कोई एक लोकेशन पे मत फोकस करना। आप बेंगलोर, पुणे, नोएडा ऐसे लोकेशन को ट्राई करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो आप ट्राई ऐसा करो कि बड़ी कंपनीज पे आप जाओ। और देखो, इसमें आप सैलरी साइड जाओगे तो बहुत पैसा मिलता है, मतलब ऐसा नहीं है कि 10-15 हज़ार की जॉब मिलेगी। मैंने ऐसे बहुत सारे फ्रेशर भी देखे जो 12 लाख के पैकेज होते हैं, 25 लाख के पैकेज होते हैं, मतलब फ्रेशर के मैं बात कर रहा हूँ। तो आप ऐसा मत सोचो कि भाई 10-15 हज़ार मेरे लिए इनफ है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप, अगर आपके पास राइट स्किल है और राइट टाइम पे अगर आप जॉब कर रहे हो और आप अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करो, आप इंटरव्यू देने की कोशिश करो, आप ऐसा ट्राई करो कि मल्टीपल कंपनीज को अप्रोच करो इंटरव्यू देने के, तो आपको भी पता चलेगा कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता। तो एक यहाँ से आपका इंटरव्यू फियर भी चला जाएगा। तो ये ज़रूरी है। और आप एक चीज़ पे पकड़ के संतोष मत, मतलब सेटिस्फेक्शन मत कर दो कि हाँ मतलब यहाँ पे मेरा ख़त्म हो गया, मतलब मुझे जॉब मिल गई, मुझे इसके आगे मतलब मैं यहाँ पे हैप्पी हूँ। अगर आपके लाइफ के इनिशियल स्टेज के अंदर आप थोड़ा स्ट्रगल करोगे, थोड़ा लर्निंग करने की कोशिश ज़्यादा करोगे, तो डेफिनेटली एक आप बेस्ट प्लेस पे आप पहुँचोगे जहाँ पे आप खुद को सेटिस्फाई महसूस करोगे। ओके, थैंक यू सर, आज का महत्व, आपका इम्पोर्टेंट टाइम हमें देने के लिए और हमारे साथ इस पॉडकास्ट के अंदर जुड़ने के लिए। और मैं आपका बहुत ही, हमारी ऑडियंस की तरफ से भी बहुत ही आभार मानता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छी गाइडेंस हमारी ऑडियंस को दी। और आने वाले टाइम के अंदर भी हमारे जब भी जरूरत पड़ेगी तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे। थैंक यू श्योर सो मच। श्योर। या, थैंक यू। और गाइस, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।